क्या एमआईएम एक सांप्रदायिक पार्टी है? किसी पार्टी को किस आधार पर माना जाए सांप्रदायिक? जानिए सेकुलरिज्म और कम्युनलिज्म की सही परिभाषा। बिहार विधानसभा चुनाव में 5 सीटों पर एमआईएम की अप्रत्याशित जीत के बाद देश भर में सांप्रदायिक राजनीति और कम्युनलिज्म पर बहस छिड़ गई है। इस बहस की खास बात यह है कि सांप्रदायिकता का कोई पैमाना तय किए बगैर सीधे फैसला सादिर किया जा रहा है। सभी एमआईएम विरोधी असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी को सांप्रदायिक ठहरा रहे हैं, तो वहीं एआईएमआईएम समर्थक अपनी पार्टी का बचाव करते हुए अन्य पार्टियों पर कम्युनलिज्म का आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में सबसे बेसिक सवाल तो यही उठता है कि आखिर किस आधार पर किसी पार्टी को कम्युनल माना जाएगा? आखिर सांप्रदायिकता का पैमाना क्या है? क्या किसी पार्टी का नेतृत्व मुसलमान के हाथों में होने से वह पार्टी कम्युनल हो जाती है और वो पार्टी के मुसलमानों की पार्टी मानी जाएगी, या फिर किसी नेता के मुसलमान होने के कारण उसे केवल मुसलमानों का नेता माना जाएगा? अगर हाँ, तो फिर इस बुनियाद पर देश की बाकी सभी अन्य पार्टियों को हिंदू पार्टी मानना पड़ेगा और सभी हिंदू नेताओं को मात्र हिंदुओं का लीडर मानना पड़ेगा। अगर मात्र किसी धर्म से जुड़े होने को सांप्रदायिकता का आधार ठहराएंगे तो इस परिभाषा से देश की अधिकतर पार्टियों, नेताओं और उनके समर्थकों को दिक्कत होनी तय है, क्योंकि ऐसे में तो नास्तिकों को छोड़कर हर नेता और हर पार्टी बल्कि अस्तित्व व्यक्ति कम्युनल माना जाएगा। इस मामले में धर्म के आधार पर फैसला सुनाने से पहले सांप्रदायिकता की परिभाषा तय करना बहुत ज़रूरी है, वरना इस विषय के साथ न्याय नहीं किया जा सकता। आप खुद सोचिए कि क्या समाज में किसी को नमाज या पूजा की वजह से कम्युनल माना जाता है? नहीं ना। समाज में लोग किसी को तब तक कम्युनल नहीं मानते जब तक कि वो सांप्रदायिक बुनियाद पर किसी से नफरत और दुश्मनी न रखे या संप्रदायों के बीच नफरत और दुश्मनी न बढ़ाए। इस हिसाब से सांप्रदायिकता की परिभाषा संप्रदायों के बीच नफरत और दुश्मनी बढ़ाना या सांप्रदायिक आधार पर नफरत और दुश्मनी रखना, किसी धर्म या समुदाय विशेष के खिलाफ कार्य या फैसले करना ठहरती। इस परिभाषा के आधार पर देखा जाए तो असदुद्दीन ओवैसी समेत बेशतर मुस्लिम नेताओं और मुस्लिम नेतृत्व वाली पार्टियों को सांप्रदायिक ठहराया जाना गलत और आधारहीन बात है, क्योंकि कुछ अपवाद को छोड़कर इन पार्टियों और नेताओं पर कभी किसी धर्म या संप्रदाय के खिलाफ नफरत और दुश्मनी भड़काने का कोई आरोप साबित नहीं होता है। मुस्लिम नेतृत्व वाली सभी पार्टियां अच्छे से जानती हैं अगर उन्होंने कोई ऐसी वैसी हरकत की तो सरकार चाहे जिसकी हो, कार्रवाई का चाबुक चलने, कटघरे में खड़ा होने और घिरने में देर नहीं लगती। यही वजह है कि सांप्रदायिकता के विषय पर मुस्लिम नेता और मुस्लिम नेतृत्व वाली पार्टियां स्वयं ही ज़रूरत से ज़्यादा सतर्क रहती हैं। साथ ही यह पार्टियां न सिर्फ मुसलमानों की वकालत करती हैं बल्कि दलितों, शोषितों और हाशियों पर खड़े अन्य सभी वर्गों के लिए भी आवाज़ उठाती रहती हैं, ताकि वह भी मुख्य धारा की पार्टी बन सकें और मुसलमानों के अलावा अन्य समुदायों के बीच भी स्वीकार्य हो सकें। इसके बावजूद अगर नॉन मुस्लिम वोटर उन्हें वोट नहीं देते हैं और उन्हें अपना नेता, अपनी पार्टी मानने से कोसों दूर भागते हैं, तो इसके लिए उन मुस्लिम नेताओं और मुस्लिम नेतृत्व वाली पार्टियों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, बल्कि कमी कहीं और है जहां अक्सर लोग उंगली उठाने से बचते नजर आते हैं। सवाल यह है कि जब मुस्लिम हिंदू नेताओं को वोट दे सकते हैं और हिंदू नेतृत्व वाली पार्टियों से जुड़ सकते हैं, तो हिंदू जनता उसी तरह किसी मुस्लिम नेता को वोट क्यों नहीं दे सकती? हिंदू वोटर्स कभी किसी मुस्लिम नेतृत्व वाली पार्टी से क्यों नहीं जुड़ते? यहाँ हिंदू कम्युनिटी की मानसिकता और सांप्रदायिकता पर गंभीर सवाल उठता है, लेकिन सेकुलरिज्म के झंडा बरदार हिंदू कम्युनिटी से सवाल करने के बजाय बड़े ही शातिराना तरीके से मुस्लिम नेताओं और सभी मुस्लिम नेतृत्व वाली पार्टियों को पेशगी तौर पर सांप्रदायिक कट्टर और विभाजनकारी ठहरा देते हैं। यह चीज़ भारत के सेकुलर तबके के शक पैदा करती है और बुनियादी तौर पर इसके 2 ही कारण हो सकते हैं। या तो भारत का सेकुलर तबका कम्युनलिज्म और सेकुलरिज्म की बहस में जानबूझकर दांडी मारता है और मुसलमानों को लेकर अपने नज़रिए में ईमानदार नहीं है, या फिर उन्हें कम्युनलिज्म और सेकुलरिज्म की परिभाषा ही
नहीं पता। और इस टॉपिक पर वह बहस की शुरुआत ही देश के बहुसंख्यक हिंदुओं की मानसिकता के प्रभाव में आकर जानिबदाराना फैसले से करते हैं।